हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हैं, चाहे आप बीकॉम प्रोग्राम कोर्स में हो, चाहे आप बीकॉम ऑनर्स कोर्स में हो, आप सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। तो अब मैं आप लोगों के साथ लेकर आने वाला हूँ चैनल के ऊपर इस इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस की वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको इस कंप्लीट सब्जेक्ट को डिटेल में कवर करवाने वाला हूँ। जितना भी कंटेंट आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, आपके सिलेबस में दिया गया है, सारी चीजें आपको काफी डिटेल में कवर करवाने वाला हूँ। सारी थ्योरी, सारे प्रैक्टिकल टॉपिक्स और उनके क्वेश्चन साथ में सारी चीजें आपको कवर करवाने वाला हूँ काफी डिटेल में। तो चैनल पर आपको एक के बाद एक वीडियोस मिलेगी इस सब्जेक्ट की, जिसमें मैं इस कंप्लीट सब्जेक्ट को आपको कवर करवा दूंगा। जिन नोट्स में से आपको मैं ये कवर करवा रहा हूँ, ये पेड नोट्स है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप ये परचेज कर सकते हैं। 199 रुपीज में आपको पांचों यूनिट के नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे, जिसके अंदर सारी थ्योरी कवर करवाई गई होगी। जो जो कंटेंट आपके सिलेबस में दिया गया है, उसके अलावा जो जो आपके प्रैक्टिकल पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके सभी के क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड करे गए हैं, साथ में उनके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो 199 रुपीज में आप इस पांचों यूनिट के नोट्स को खरीद सकते हैं। नोट्स परचेज करने के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर डीएम करिए, वहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए, अब बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो यूनिट नंबर 4 है, जिसका नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्लबिंग ऑफ इनकम एंड सेट ऑफ। इस वीडियो का पार्ट नंबर 1, जिसके अंदर आज जो हम देखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाला पार्ट। सबसे पहले देख लेते हैं इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन असेसिस, टोटल इनकम एंड एग्रीगेशन ऑफ इनकम एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज। ये हमें पूरी यूनिट के अंदर कवर करना है। पहला पार्ट हमारा स्टार्ट होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें जो आपकी इनकम आती है वो कौन सी इनकम आती है, जो आपके बाकी चारों हेड हो गए उसमें इसके अलावा जो भी इनकम बचती है वो आपकी इस फिफ्थ हेड के अंदर आती है इनकम टैक्स में। ठीक है, तो सेक्शन 56 बेसिस ऑफ चार्ज किस तरीके से होता है इसमें। तो सेक्शन 56(2) ऑफ द एक्ट स्टेट दैट एवरी काइंड ऑफ इनकम विच इंक्लूडेड इन टोटल इनकम अंडर द income tax act and which is not chargeable to income tax under any other head of income is chargeable to income tax under the head income from other sources। क्या बोला है कि ऐसी कोई भी इनकम जो इनकम टैक्स के अंदर चार्ज होनी चाहिए, इनकम में इंक्लूड होनी चाहिए, बट वो आपके जो बाकी चारों हेड थे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड इनकम फ्रॉम सैलरीज, इन चारों के अंदर वो इनकम नहीं आई है। तो वो जो बची हुई इनकम है वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आ जाएगी। अंडर सेक्शन 56(2) द फॉलोइंग इनकम शैल बी चार्जेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कौन कौन सी इनकम हमारी अदर सोर्सेज में आएगी? लॉटरी, गैम्बलिंग, बैटिंग, हॉर्स रेस, क्रॉसवर्ड पजल, एनी अदर कैजुअल इनकम, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, interest on securities, commission, family pension, royalty, director fee, subletting of house, dividend, tuition fees, interest other than interest on securities, commission from person other than employer, income from physical and mental work, income from land, income from letting out house property to subtenant, pay for member of the legislative assembly, income from unreported sources, income from family pension और income from maintaining horses for horse race। ये सारी जो इनकम होती है ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले टैक्स हेड के अंदर टैक्स होती है। अब इन सारी इनकम में से आपको कुछ डिडक्शन अलाउड होते हैं सेक्शन 57 के अंदर। तो अंडर सेक्शन 57 इनकम चार्जेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज शैल बी कंप्यूटेड आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग डिडक्शन। क्या क्या डिडक्शन है? पहला है इन केस ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, एनी रीजनेबल सम पेड बाय ऑफ कमीशन और रेमरेशन टू बैंकर और एनी अदर पर्सन फॉर पर्पस ऑफ रियलाइजिंग सच डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ असेसी इज डिडक्टेबल। क्या बोला है? अगर आपकी कोई डिविडेंड या इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी की इनकम है, तो उस इनकम को एक्वायर करने के लिए आपने अगर बैंकर को कोई कमीशन या रेमरेशन पे करी है तो वो आपको डिडक्शन मिल जाएगा उस इनकम में से। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर परचेजिंग द शेयर सिक्योरिटी कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन। आपने शेयर सिक्योरिटीज खरीदने के लिए कहीं और से पैसा बोरो करा, उसके ऊपर अगर आप कोई इंटरेस्ट दे रहे हैं तो आपकी जो अगर शेयर सिक्योरिटी से कोई इनकम आ रही है उसमें से आपको उस इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा।
नेक्स्ट है वेयर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड आर ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द असेसी, इट इज इंक्लूडेड इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड डिडक्शन ऑफ सम credited by असेसी टू द एम्प्लॉयज अकाउंट इन द रेलेवेंट फंड और बिफोर द ड्यू डेट विल बी अलाउड अंडर दिस हेड। क्या बोला है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अगर है प्रोविडेंट फंड में तो उसे हम असेसी की मतलब एम्प्लॉयर की इनकम ट्रीट करते हैं। इट इज इंक्लूडेड इन हिज इनकम फॉर अदर सोर्सेज, वो एम्प्लॉयर की अदर सोर्सेज की इनकम बन जाती है। और अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के अकाउंट में कोई भी अमाउंट ट्रांसफर करता है उस अमाउंट में से तो वो उसका डिडक्शन उस एम्प्लॉयर को मिल जाता है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ द इनकम इन द नेचर ऑफ फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय विडो और हायर ऑफ डिसीज्ड पर्सन, डिडक्शन ऑफ सम इक्वल टू 1/3% of such income of 15,000 whichever is less will be allowed। अगर फैमिली पेंशन मिलती है किसी विडो को या लीगल हायर को तो फिर उस केस में क्या होता है, आपको जो पेंशन मिली है उसका 1/3 पार्ट या फिर 15,000 इनमें से जो भी आपकी लेस वाली अमाउंट होगी उतना डिडक्शन आपको उस पेंशन में से मिल जाता है। Next, under section 57(4), in case of interest income on compensation or enhanced compensation, a deduction of 50% of such income shall be allowed as deduction, but no other deduction under this section should be allowed। क्या बोला है, आपका जो compensation या enhanced compensation मिलता है नेक्स्ट क्या बोला है आपका कि जो आपको कंपनसेशन या इनहांस्ड कंपनसेशन मिलता है उसके ऊपर अगर आपकी कोई इंटरेस्ट इनकम होती है तो वो इंटरेस्ट इनकम भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में काउंट होगी और उसमें आपको 50% का डिडक्शन मिल जाता है। अब क्या बोला है नेक्स्ट, डिटेल ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इनकम ऑफ दिस हेड, जो हमने इनकम पढ़ी है इस हेड के अंदर उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो इनकम्स हैं उनके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन है। जैसे फर्स्ट इनकम आती है जो इंपॉर्टेंट है डिविडेंड की। इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज डिविडेंड मींस द सम रिसीव्ड बाय अ शेयर होल्डर ऑफ कंपनी ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स प्रॉफिट। जब एक कंपनी अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करती है तो जो उसके शेयर होल्डर होते हैं उन्हें जो शेयर मिलता है या अमाउंट जो रिसीव होती है उसे डिविडेंड कहा जाता है। अब डिविडेंड किस तरीके से टैक्स होता है, तो एनी डिविडेंड डिक्लेयर बाय कंपनी शैल डीम टू बी द इनकम ऑफ शेयर होल्डर ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इट डिक्लेयर। जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो वो उसी ईयर में उस शेयर होल्डर की इनकम बन जाती है जिस ईयर में वो डिक्लेयर होता है। एनी इंटरिम डिविडेंड शैल डीम टू बी द इनकम ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच द अमाउंट ऑफ सच डिविडेंड इज अनकंडीशनली मेड अवेलेबल बाय द कंपनी टू द मेंबर हु आर एंटाइटल्ड टू टेक इट। देखिए जो फाइनल डिविडेंड होता है वो जब डिक्लेयर हो जाता है उसी ईयर में इनकम बन जाता है, लेकिन जो इंटरिम डिविडेंड होता है वो जिस ईयर में आपको मिलता है उस ईयर की इनकम बनता है। अब इंटरिम और फाइनल डिविडेंड क्या होता है ये आपको पता होगा। डिविडेंड पेड बाय एन इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया शैल डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। अगर किसी कंपनी ने जो डिविडेंड पे करा है वो इंडिया के बाहर पे करा है, लेकिन वो कहाँ पर एक्रू और अराइज माना जाएगा, इंडिया के अंदर एक्रू और अराइज माना जाएगा। In case dividend received from a foreign company, if the foreign company has deducted tax at source and not and nothing is paid to out of it to the government of India, the amount deducted as tax at source shall not be included in the dividend income of the company of the shareholder। क्या बोला गया है कि जो डिविडेंड रिसीव होता है अगर आपको फॉरेन कंपनी से और फॉरेन कंपनी ने आपका टीसीएस काटा है बट वो गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट नहीं करा है तो जो टीसीएस काटने के बाद वाली अमाउंट है सिर्फ वो अमाउंट शेयर होल्डर की इनकम में मानी जाएगी, टीसीएस वाली अमाउंट उसकी इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है। Next, the income tax deducted at source from the dividend declared for the shareholder is to be included in dividend income of the shareholder, and such the net amount of dividend received by shareholder has to be grossed up or increased by amount of tax deducted at source, and the shareholder gets credit in the assessment of the amount of tax deducted at source from the dividend declared by the company। क्या बोला है, अगर किसी कंपनी ने डिविडेंड पे कराया उसके ऊपर टीडीएस काट लिया है तो जो नेट अमाउंट होगी शेयर होल्डर को मिली होगी उससे पहले उसे ग्रॉस अप करना है, उसके बाद अपनी इनकम के अंदर इंक्लूड करना है और जो उसका टीडीएस कटा है उसका बेनिफिट उसे टैक्स के टाइम पर मिल जाएगा।
अब डिविडेंड दो तरीके के होते हैं, नॉर्मल और फाइनल और एनुअल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड। एनी डिविडेंड डिक्लेयर बाय कंपनी एट इट्स एनुअल जनरल मीटिंग शैल डीम टू बी द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन व्हिच इट इज डिक्लेयर। फाइनल डिविडेंड जो ऐसा डिविडेंड जो एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर डिक्लेयर होता है, तो वो उसी ईयर में, जिस ईयर में डिक्लेयर हुआ है उस ईयर की इनकम बन जाता है शेयर होल्डर की। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? एनी इंटरिम डिविडेंड इज वन ऑफ द विच डिक्लेयर बाय कंपनी एट एनी टाइम प्रायर टू एजीएम। Any interim dividend shall to be the income of previous year in which the amount of such dividend is unconditionally made available to by the company to the member who is entitled to it। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? एनुअल जनरल मीटिंग के अलावा अगर कोई और डिविडेंड दिया जाता है तो वो कहलाता है इंटरिम डिविडेंड। वो इनकम कब बनता है? जब वो शेयर होल्डर को रिसीव हो जाता है। ठीक है, ये एग्जांपल दिया आपको डिविडेंड से रिलेटेड। सेकंड टाइप की जो इनकम इंपॉर्टेंट है वो है कैजुअल इनकम। तो इनकम फ्रॉम विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, कार्ड गेम एंड अदर गेम ऑफ एनी शॉर्ट फॉर्म गैम्बलिंग और betting of any form of nature whatsoever is taxable under the head income from other sources under section 56 to 1B। कैजुअल इनकम में आपकी कोई भी जो गैम्बलिंग वगैरह, बैटिंग वगैरह, विनिंग, लॉटरीज, ये सारी जो इनकम होती है ये सारी आपकी कैजुअल इनकम कहलाती है और ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्स होती हैं। नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर और अलाउंस इन कनेक्शन विद इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेस, कार्ड गेम एटसेट्रा शैल बी अलाउड इन कंप्यूटिंग सेड इनकम। और इन इनकम के अंदर से आपको किसी भी टाइप का कोई डिडक्शन नहीं मिलता है, चाहे कोई कितनी भी इनकम हो, आपको इसमें से कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। Deduction under section 80C to 80U also not allowed from the income, such income is a part of total income। और ना ही आपको जो सेक्शन 80 के डिडक्शन होते हैं उनमें से कोई डिडक्शन मिलेगा। मतलब ओवरऑल कोई भी डिडक्शन इन इनकम में से आपको नहीं मिलेगा जो कैजुअल इनकम्स होती हैं। नेक्स्ट है टैक्सेबिलिटी ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरीज एटसेट्रा। अब जो ये कैजुअल इनकम होती है इनका टैक्सेशन किस तरीके से किया जाता है, तो सेक्शन 155 भी बात करता है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी आर टैक्स एट अ स्पेशल रेट ऑफ 30% प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। जो ये कैजुअल इनकम होती है इन पर आपका डायरेक्ट फ्लैट 30% का टैक्स लगता है, फिर जो निकल के आता है उसके ऊपर आपका 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगता है। The lottery income is taxed at flat rate. The basic exemption of income is 2.5 lakh or 3 lakh for senior citizen is not available to the assessee। और इसके लिए आपकी ये जो एग्जेम्पशन लिमिट होती है ना 2.5 लाख या 3 लाख की, वो भी आपको अवेलेबल नहीं होती। मतलब अगर 10 रुपए भी है कैजुअल इनकम तो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, इसमें कोई बेसिक लिमिट नहीं है। ठीक है, wheresoever income from lottery exceed 10,000 a TDS is made at the rate of 30%। the income received after deduction TDS needs grossing up of such income। अगर आपकी 10,000 से ज्यादा की कैजुअल इनकम है तो उसके ऊपर आपको 30% का TDS कटेगा और जब आपको वो इनकम मिल जाएगी और आप उसे अपनी नेट इनकम में इंक्लूड करेंगे तो आपको उस वैल्यू को ग्रॉस अप करके इंक्लूड करना है, ना कि TDS के बाद वाली वैल्यू को। ठीक है, नेक्स्ट है कि हमारी जो इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज चार्जेबल ऑन ड्यू बेसिस इफ assessee follow mercantile system of accounting in case books are maintained on cash basis the income is taxable on receipt basis। जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की इनकम होती है वो ड्यू बेसिस पर चार्ज होती है। मतलब जैसे ही आपके ऊपर ड्यू हो गई वो इनकम, मतलब आपको मिलने के लिए ड्यू हो गई, वैसे ही आपकी वो इनकम टैक्स हो जाएगी। अगर आप मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करते हैं, मतलब एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। अगर आप कैश बेसिस करते हैं तो फिर जब वो आपको मिल जाएगा तभी वो आपकी इनकम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी डज नॉट एक्रू फ्रॉम डे टू डे बट बिकम ड्यू ऑन सर्टेन फिक्स्ड डेट ओनली व्हिच आर मेंशन्ड on the security itself। it means that interest on security is chargeable to tax in the hand of one who hold the security as owner on due date of interest। जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी मिलता है वो आपको डे टू डे बेसिस पर ड्यू नहीं होता है, वो आपको 6 मंथ 4 मंथ इस तरीके का कुछ टाइम पीरियड होता है उसके बाद ड्यू होता है। तो उस टाइम पर जो होल्ड कर रहा होगा उन सिक्योरिटीज का, उस टाइम पर उसकी इनकम में वो टैक्स हो जाएगी। Where security are sold before due date of interest, the entire amount of interest payable on next due date shall deem to be the income of buyer who holds the security on the said due date as owner thereof। अगर ड्यू डेट से पहले कोई सिक्योरिटी सेल कर दी जाती है तो ड्यू डेट पर जो उस पर इंटरेस्ट बनेगा, भले ही एक दिन पहले ही सेल करी हो, लेकिन जितने भी पीरियड का इंटरेस्ट बन गया होगा वो जो बायर है उसकी इनकम में इंक्लूड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द PGBP इफ सिक्योरिटीज आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। अगर आप सिक्योरिटीज को एज अ स्टॉक इन ट्रेड रखते हैं तो जो इंटरेस्ट की इनकम होती है फिर वो आपकी PGBP के अंदर टैक्स होती है,
और अगर आप एज अ स्टॉक इन ट्रेड नहीं रखते, कैपिटल एसेट रखते हो, तो फिर वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उसका इंटरेस्ट चार्ज होता है। If securities are held as investment, the interest on security shall be taxable under head income from other sources. अगर जो इस सिक्योरिटीज है वो एज एन इन्वेस्टमेंट हेल्ड कर रहे हो आप, तो जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी होता है वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्स होता है। ठीक है, ये आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रिसिट विदाउट कंसिडरेशन। ऐसी कोई चीज जो आपको बिना कुछ पे करे मिल जाती है। तो एज पर सेक्शन 56 to 10 द फॉलोइंग रिसिट विदाउट कंसिडरेशन इन द हैंड ऑफ असेसी इन प्रीवियस ईयर शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब ये नीचे कुछ चीजें बताइए, अगर ये आपको मिलती हैं विदाउट कंसिडरेशन तो ये आपके फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर इनकम इंक्लूड कर ली जाएगी और इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। फर्स्ट है एनी मनी एक्सीडिंग 50,000 इन एग्रीगेट द होल ऑफ एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच अमाउंट शैल बी टैक्स्ड। अगर 50,000 से ज्यादा की कोई अमाउंट आपको एग्रीगेट में बिना किसी कंसिडरेशन के मिल जाती है, आपने उसके बदले कुछ नहीं दिया है, तो फिर आपकी ये पूरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्स हो जाएगी। नेक्स्ट, एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द स्टैम्प वैल्यू ऑफ विच एक्सीड 50,000 द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी शैल बी टैक्स्ड। अगर 50,000 से ज्यादा की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की कोई प्रॉपर्टी आपको मिलती है तो फिर वो पूरी वैल्यू आपकी टैक्स हो जाएगी। एनी मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर कंसिडरेशन ऑफ द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सच प्रॉपर्टी एक्सीड 110% ऑफ कंसिडरेशन एंड द डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी एंड कंसिडरेशन इज मोर देन 50,000 देन द डिफरेंस बिटवीन एसटीवी एंड कंसिडरेशन इज चार्जेबल टू टैक्स। आपको कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है और आपने उसके लिए पैसे पे करे हैं, लेकिन जो आपके पैसे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उसकी, वो जितनी आपकी टोटल कंसिडरेशन है उसके 110% से ज़्यादा है, और जो आपकी स्टैम्प ड्यूटी और कंसिडरेशन है उसके बीच का डिफरेंस 50,000 से ज़्यादा है, तो फिर जो इनके बीच का जो डिफरेंस है उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है एनी प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन द एग्रीगेट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ विच एक्सीड 50,000 द होल ऑफ एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी शैल बी टैक्सेबल। क्या बोला है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा अगर कोई आपकी कोई और चीज है, कोई एसेट है जो कि आपको बिना कंसिडरेशन के मिला है और जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, तो फिर उसको वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्स हो जाएगी। नेक्स्ट है any property other than immovable property for consideration which is less than aggregate fair market value of such property by amount exceeding 50,000 then the aggregate fair market value of such property exceeds such consideration shall be taxable। क्या बोला है आपने, बिना कंसिडरेशन के नहीं, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा कोई और एसेट है जो आपको आपने कुछ पैसे पे करे हैं, लेकिन वो जो अमाउंट आपने पे करी है वो फेयर मार्केट वैल्यू से 50,000 का डिफरेंस है उसके बीच में, तो जितने का टोटल डिफरेंस है ना, जितने का भी, वो सारा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट है प्रोविजन मेड इन सेक्शन 56 to 10 शैल नॉट अप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस। अब जो ये ऊपर वाली प्रोविजंस हैं, ये जो हमने पढ़ी 56 to 10 की, ये किस किस में अप्लाई नहीं होती है, मतलब एक तरीके से एग्जेम्पशन ऑफ सेक्शन 56, मतलब विदाउट कंसिडरेशन भी अगर आप कोई चीज लेते हो तो इन केसेस में वो टैक्स नहीं होगी। कब नहीं होगी, एनी सम ऑफ मनी रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। कुछ कंडीशन के साथ आपको रिलेटिव से कोई चीज मिली है तो वो आपकी टैक्स नहीं होगी। फिर एनी सम रिसीव्ड ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ इंडिविजुअल, शादी के टाइम पर आपको कोई चीज मिली है तो वो टैक्स नहीं लगेगा उस पर। एनी सम ऑफ मनी रिसीव्ड अंडर अ विल और इनहेरिटेंस, विल और इनहेरिटेंस की मदद से आपको कोई चीज मिली है तो फिर वो आपकी टैक्स नहीं होगी। एनी सम ऑफ मनी रिसीव्ड इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द पेयर और डोनर, जो पेयर या डोनर है उसकी आखिरी इच्छा, एक तरीके से कह सकते हैं कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ की, उसमें आपको कोई चीज मिली है विदाउट एनी कंसिडरेशन तो वो टैक्स ही नहीं होगी। एनी सम ऑफ मनी रिसीव्ड फ्रॉम लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी से आपको कोई चीज मिली है विदाउट कंसिडरेशन, वो टैक्स नहीं होगी। एनी सम ऑफ मनी रिसीव्ड फ्रॉम फाउंडेशन यूनिवर्सिटी, इन सब से कोई मिली है तो टैक्स नहीं होगी। एनी सम ऑफ मनी रिसीव्ड फ्रॉम एनी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, किसी ट्रस्ट से, इंस्टीट्यूशन से मिली है। एनी सम ऑफ मनी प्रॉपर्टी रिसीव्ड अंडर ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन से आपको मिली है जो कि ट्रांसफर नहीं है तो टैक्स नहीं होगी। एनी सम ऑफ मनी प्रॉपर्टी रिसीव्ड फ्रॉम इंडिविजुअल ट्रस्ट क्रिएटेड और स्टेबलाइज सोनली फॉर बेनिफिट ऑफ रिलेटिव, रिलेटिव के बेनिफिट के लिए है तो नहीं होगी। और इफ सम प्रॉपर्टी रिसीव्ड बिफोर 1/4/2017 तो फिर वो आपकी टैक्स नहीं होगी। तो ये एक एग्जेम्पशन है कि विदाउट कंसिडरेशन भी अगर आपको कुछ चीजें मिलती हैं तो वो टैक्स नहीं होंगी। कौन कौन सी हैं, तो ये सारी वो चीजें थी। ठीक है।
अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो आपका डिविडेंड आ जाता है, इंटरेस्ट आ जाता है, बैंक इंटरेस्ट अगर आपका कोई है वो आएगा, कैजुअल इनकम आ जाएगी। जो भी आपकी सारी इनकम बताई थी वो सारी इनकम इसके अंदर इंक्लूड करके ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक ऐड करने के बाद कोई अदर इनकम है वो आ जाएगी, लेकिन उसमें से अगर कोई आपको एग्जेम्पशन मिली हुई है वो लेस कर देंगे, तो यहाँ से फिर आपकी सारी निकल के क्या आ जाती है, टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज निकल के आ जाती है, ठीक है। अभी आपको इसी चीज के एग्जांपल्स दिए गए हैं सारे, इन सबको हम कवर करेंगे वीडियो के प्रैक्टिकल वाला जो पार्ट है उसके अंदर। और इसी के साथ यहाँ पर आपकी ये वीडियो का पार्ट नंबर ए कंप्लीट या 1 कंप्लीट हो जाता है, जिसके अंदर हमने यूनिट 4 का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाला कंसेप्ट देख लिया है। होप सो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।